आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए इस मेरे यूट्यूब चैनल डब्ल्यू स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर इस मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का प्रवर्तन, जो क्लास 10th के लिए भौतिकी का पहला नंबर चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें मैं 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे देख सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब मैं इसे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से यानी किसी प्रकाश स्रोत से आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा उल्टा बनता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है, तो किसी बिंदु स्रोत से कहने का मतलब है कि किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, आपतित प्रकाश की किरणें मतलब आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद यानी दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर कटती है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तथा यह हमेशा उल्टा बनता है। यह हमेशा कैसा बनता है? यह हमेशा उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर भी उतारा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा दूसरा पॉइंट प्रतिबिंब का कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी बिंदु स्रोत से आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा सीधा बनता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक, तो देखिए कि किसी बिंदु स्रोत से यानी किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, मतलब कटती हुई मालूम होती है, एहसास होती है, ठीक है, जिसको हम कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? यह हमेशा प्रतिबिंब इसका सीधा बनता है और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, इसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आगे देखिएगा कि आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। तो अब देखिए अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है कि अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट, सर्च लाइट तथा टॉर्च के परावर्तक सतह के रूप में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट, देखते होइएगा गाड़ियों में ड्राइवर के आगे, ठीक है, ऊपर में एक क्या होता है? एक मिरर होता है, ठीक है, जिससे गाड़ियों में बैठे यात्रियों को वो देख पाते हैं। ठीक है, तो वो हेडलाइट कहलाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट और सर्च लाइट तथा टर्च के परावर्तक सतह के रूप में होता है। आप टर्च में भी देखे होइएगा और देखते होइएगा, ठीक है, कि टर्च में एक छोटा सा बल्ब होता है और बल्ब के चारों दिशा में एक सतह होती है। ठीक है, तो वो सतह क्या होती है? अवतल दर्पण होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक दूरबीन में होता है। ये जो दूरबीन लगाया होता है, ठीक है, उस दूरबीन के परावर्तक सतह में भी क्या होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तीसरा है अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? सोलर कुकर में भी होता है। चौथा पॉइंट आप देखिए कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों द्वारा रोगियों के गले, नाक, कान की जांच करने में भी होता है। ठीक, उसके बाद है सबसे अंतिम पॉइंट, पांचवा पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ठीक है, कि अवतल दर्पण का उपयोग सैलून में हजामती दर्पण के रूप में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? सैलून में हजामती दर्पण के रूप में होता है। मतलब सैलून में जो दर्पण रखा होता है वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे ज्ञात की जाती है? अवतल दर्पण की सहायता से अनंत पर स्थित किसी वस्तु या सूर्य का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाता है और दर्पण से पर्दे के बीच की दूरी मीटर स्केल द्वारा माप कर
अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की जाती है। देखिएगा कैसे होती है। मान लीजिए ये क्या है, ये अनंत है, ठीक है, ये क्या है, अनंत है, ठीक है, और ये क्या है, ये दर्पण है, और ये क्या है, ये वस्तु है। तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब दर्पण पे पड़ेगी तो दर्पण से जाहिर सी बात है कि परावर्तन होगी। तो परावर्तन होने के बाद ये पर्दे पे आ जाती है। तो सूर्य से या अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से तो परावर्तन के बाद इसे पर्दे पर हम क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। और पर्दे से, ये तो पर्दा है, पर्दा, और ये क्या है, दर्पण है, और पर्दे से दर्पण के बीच की दूरी क्या कर लेंगे, मीटर स्केल द्वारा माप लेंगे, और यही क्या होगी, फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।